नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमोडिटी अपडेट्स में। नमस्कार। सोना तो आजकल कमाल ही कर रहा है। कीमतें 1,15,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के भी पार। ये तो सोचने वाली बात है। नमस्ते। बिल्कुल, ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। ये जो इतना उछाल आया है सोने में, इसके पीछे क्या कारण है, दुनिया भर में क्या चल रहा है। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, विश्लेषण हैं, उन पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी हाँ, आज चर्चा का फोकस यही रहेगा। ये अभूतपूर्व तेजी क्यों, कौन से फैक्टर्स इसे चला रहे हैं और अलग अलग देशों में खासकर डिमांड कैसी है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो काफी कुछ बताते हैं इस बारे में। हाँ, और हमारा मकसद यही समझना है कि सोना इतना चमक क्यों रहा है, ये रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं और आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। शुरू करते हैं उन वजहों से जिन्होंने शायद इसे हाल में हवा दी। सुनने में आया है कि अमेरिका की कुछ नई पॉलिसीज, कुछ योजनाओं ने माहौल थोड़ा गर्मा दिया। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है। देखिए, हाल में अमेरिका की तरफ से कुछ योजनाओं की बात आई, खासकर कुछ दवाओं और मेडिकल उपकरणों पर टैरिफ लगाने की। अच्छा। इससे वो जो वैश्विक व्यापार को लेकर चिंताएं पहले से थीं, वो थोड़ी और बढ़ गईं, और साथ ही अमेरिका का रवैया रूस और यूक्रेन को लेकर वो भी थोड़ा सख्त हुआ है। हाँ, वो भी है। ये संकेत कि शायद यूक्रेन अपने इलाके वापस ले सकता है, इसने भी जियोपॉलिटिकल टेंशन भू राजनीतिक तनाव को बढ़ाया है। और ऐसा तो होता ही है, जब दुनिया में इस तरह की अनिश्चितता बढ़ती है या तनाव बढ़ता है तो निवेशक फिर सुरक्षित निवेश ढूंढते हैं। सही कहा आपने। इसी को सेफ हेवन डिमांड कहते हैं, सुरक्षित पनाहगाह। जब भी ग्लोबल स्टेज पर उथल-पुथल होती है, जैसे व्यापार युद्ध का डर हो या कहीं संघर्ष का खतरा हो, तो निवेशक अपनी पूंजी बचाने के लिए सोने जैसी चीजों में पैसा लगाते हैं। सोना तो आप जानते ही हैं, सदियों से भरोसेमंद माना गया है ऐसे समय में। हाँ, बिल्कुल। तो इस बार भी वही हुआ। ये जो तनाव बढ़े, इनसे सोने की अपील, वो सेफ हेवन वाली अपील, अचानक से बहुत बढ़ गई। ये तो हो गई तात्कालिक वजहें, लेकिन क्या कुछ और भी है, कुछ गहरे कारण जो शायद लंबे समय से सोने को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है मामला सिर्फ इन हाल की घटनाओं का नहीं है। हाँ, यहाँ चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। कुछ ज्यादा बुनियादी स्ट्रक्चरल कारण भी हैं जो सोने को मजबूती दे रहे हैं। खास तौर पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ बड़े सवाल, जैसे अमेरिकी सरकार पर कर्ज, वो लगातार बढ़ रहा है और ये एक बड़ी चिंता है। फिर डॉलर का भविष्य क्या होगा, वो दुनिया की रिजर्व करेंसी है, लेकिन उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अच्छा। और अमेरिका का सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व, उसकी स्वतंत्रता कितनी है, इस पर भी आजकल बात हो रही है। लेकिन इन अमेरिकी चिंताओं का सोने से क्या लेना देना, सीधा कनेक्शन कैसे बनता है? देखिए, कनेक्शन बहुत सीधा और गहरा है। जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के कर्ज मैनेजमेंट पर, या उसकी करेंसी की स्थिरता पर, या उसके सेंट्रल बैंक की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं, हाँ, तो दुनिया भर में डॉलर पर भरोसा थोड़ा कम होता है। और जैसे ही डॉलर थोड़ा हिलता है, निवेशक दूसरे विकल्प देखते हैं। सोना उनमें सबसे पहला और कह सकते हैं स्वाभाविक विकल्प है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि न सिर्फ अमेरिका में, बल्कि दुनिया भर में, खासकर अमेरिका के बाहर, निवेशक सोने में खूब पैसा लगा रहे हैं। वो इसे डॉलर के मुकाबले एक मजबूत विकल्प मान रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक और बात, चीन का सेंट्रल बैंक, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, PBOC जिसे कहते हैं, वो भी आजकल बहुत सोना खरीद रहा है। हाँ, ये इस पूरी पहेली का एक बहुत बहुत अहम टुकड़ा है। PBOC ने, आप सोचिए, लगातार 10 महीनों से सोना खरीदा है। 10 महीने? जी हाँ। और वो सिर्फ खरीद नहीं रहे, उन्होंने तो हाल में ये भी कहा है कि वो विदेशी धारकों के लिए सोना सुरक्षित रखने की कस्टडी सर्विस भी देंगे। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। बिल्कुल। ये कदम शायद चीन की उस लंबी रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं और अपनी करेंसी युआन को दुनिया में और मजबूत बनाना चाहते हैं। तो उनकी ये जो लगातार खरीदारी है, ये सोने की मांग को एक जबरदस्त और कह सकते हैं निरंतर सपोर्ट दे रही है। लेकिन इतनी तेजी के बीच एक छोटा सा ब्रेक भी आया था ना, जब लगा कि सोने की ये उड़ान शायद थोड़ी रुकेगी। शायद अमेरिका से कुछ अच्छे इकोनॉमिक डेटा आए थे। हाँ, हुआ था ऐसा, बिल्कुल। अमेरिका में पर्सनल खर्च और आमदनी के जो आंकड़े आए, वो उम्मीद से बेहतर थे। अच्छा। और बेरोजगारी भत्ते के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं, उनकी संख्या भी कम हुई। तो इन आंकड़ों से लगा कि शायद अमेरिकी अर्थव्यवस्था उतनी भी कमजोर नहीं पड़ रही जितनी चिंता थी। और इसका असर सोने पर क्या हुआ था? तुरंत कुछ फर्क पड़ा? देखिए, जब अर्थव्यवस्था मजबूत लगती है, तो वो जो सेफ हेवन वाली जरूरत है, वो थोड़ी कम महसूस होती है।
हाँ, सही बात है। निवेशक थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं, शायद स्टॉक मार्केट की तरफ ज्यादा देखते हैं। तो हाँ, उन पॉजिटिव आंकड़ों ने सोने की तेजी पर कुछ समय के लिए हल्का सा ब्रेक जरूर लगाया था। लेकिन वो ज्यादा टिका नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा हमने देखा, असर बहुत टेम्पररी था, क्योंकि वो जो बुनियादी चिंताएं हैं, कर्ज वाली, डॉलर वाली, जियोपॉलिटिक्स वाली, वो तो अपनी जगह बनी हुई हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जमीनी स्तर पर, मतलब फिजिकल सोने की मांग, उसकी तस्वीर थोड़ी मिली-जुली से दिखने लगी। हाँ, अब उस पर आते हैं, सोने की ग्लोबल मांग। ये तस्वीर तो वाकई थोड़ी उलझी हुई सी लग रही है, खासकर अगर हम दुनिया के दो सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर देखें, चीन और भारत। यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है ना? हाँ, ये सच है और काफी ध्यान देने वाली बात है। चीन में क्या हो रहा है कि डीलरों को सोना बेचने के लिए डिस्काउंट देना पड़ रहा है। डिस्काउंट? सोने पर, जी हाँ, वो भी अच्छा खासा। ग्लोबल कीमतों के मुकाबले पिछले हफ्ते ये डिस्काउंट $21 से $36 प्रति औंस था और अब ये बढ़कर $31 से $71 प्रति औंस तक पहुंच गया है। $71? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, कई सालों में ये सबसे ज्यादा डिस्काउंट है। और इतना ही नहीं, चीन जो सोना हांगकांग से मंगाता है, उसका नेट इंपोर्ट भी अगस्त में जुलाई के मुकाबले करीब 39% कम हो गया। 39% कम? हाँ, जुलाई में आया था 43.9 टन और अगस्त में सिर्फ 26.7 टन रह गया। तो ये तो साफ है कि चीन में अभी फिजिकल सोने की मांग कम है। इसकी क्या वजह हो सकती है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एक रिसर्च हेड का मानना है कि शायद पिछले महीने चीन में निवेशकों का ध्यान सोने से ज्यादा इक्विटी मार्केट पर था। अच्छा, स्टॉक मार्केट पर? हाँ, लेकिन उनका यह भी कहना है कि उम्मीद है कि सितंबर के आखिर तक थोक मांग फिर से बढ़ेगी, इसलिए इंपोर्ट पूरी तरह रुका नहीं है, वो आगे की मांग के लिए मंगा रहे हैं। लेकिन चीन में ये नरमी है और भारत में सुना है वहां कहानी बिल्कुल अलग है। बिल्कुल उलट। भारत में सोने की मांग काफी मजबूत है। वहां तो डीलर्स प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। प्रीमियम मतलब कीमत से ऊपर? हाँ, आधिकारिक घरेलू कीमतों के ऊपर $60 प्रति औंस तक। इसमें इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स वगैरह सब शामिल होता है। $60 प्रति औंस, ये नवंबर 2024 के बाद सबसे ज्यादा प्रीमियम है। तो मतलब कीमतें इतनी ज्यादा होने के बावजूद भी भारत में लोग सोना खरीद रहे हैं? हाँ, ऐसा ही लगता है। शायद लोगों को उम्मीद है कि कीमतें और बढ़ेंगी। तो आप देखिए कितना विरोधाभास है। एक तरफ चीन में डिस्काउंट, दूसरी तरफ भारत में प्रीमियम। तस्वीर काफी बटी हुई है। और एशिया के दूसरे सेंटर्स का क्या हाल है, जैसे हांगकांग, सिंगापुर, जापान? वहां भी मतलब कमोबेश स्टेबल खरीदारी दिख रही है। हांगकांग में डीलर्स आधे डॉलर से $2 प्रति औंस का प्रीमियम ले रहे हैं। ठीक है। सिंगापुर में ये $1.5 $2.5 के बीच है और जापान में भी करीब $1 का प्रीमियम है। तो कुल मिलाकर चीन को छोड़ दें तो एशिया के बाकी बड़े बाजारों में फिजिकल डिमांड या तो स्थिर है या मजबूती दिख रही है। इस पूरे सोने के लेन देन में स्विट्जरलैंड का रोल बहुत बड़ा है। वो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिफाइनिंग और ट्रांजिट हब है। तो वहां से जो सोना एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके आंकड़े क्या बताते हैं? क्या वो भी इसी बदलती तस्वीर की तरफ इशारा कर रहे हैं? हाँ, स्विस एक्सपोर्ट डेटा सोने के ग्लोबल फ्लो को, मतलब उसके बहाव को बहुत साफ दिखाता है। अगस्त महीने में स्विट्जरलैंड से चीन को जो सोना गया, वो जुलाई के मुकाबले 254% बढ़ गया। 254%? जी हाँ, ये 35 मीट्रिक टन था, जबकि जुलाई में सिर्फ 9.9 टन गया था। ये मई 2024 के बाद चीन को भेजा गया सबसे ज्यादा सोना है एक महीने में। और भारत को कितना गया स्विट्जरलैंड से? भारत को भी ज्यादा गया। अगस्त में 15.2 टन, जबकि जुलाई में 13.5 टन था। तो ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि सोना चीन और भारत दोनों तरफ ज्यादा जा रहा है। लेकिन अमेरिका का क्या अमेरिका को भी ज्यादा सोना गया? यहाँ कहानी बिल्कुल पलट जाती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हाँ, अमेरिका के मामले में नाटकीय बदलाव है। स्विट्जरलैंड से अमेरिका को सोने का एक्सपोर्ट अगस्त में लगभग 0 हो गया। 0 मतलब बिल्कुल नहीं गया? लगभग। जहां जुलाई में 51 टन सोना अमेरिका भेजा गया था, वहीं अगस्त में ये सिर्फ 295 किलोग्राम रह गया। 51 टन से सीधे 295 किलो? ये तो जमीन आसमान का फर्क है। इसका क्या मतलब समझें? इसको सीधे तौर पर जोड़ा जा रहा है उस अनिश्चितता से जो अमेरिका द्वारा संभावित इंपोर्ट टैरिफ को लेकर बनी हुई है। अच्छा, वो टैरिफ वाली बात। हाँ, कुछ बड़ी स्विस रिफाइनरियों ने इस अनिश्चितता के चलते अमेरिका को अपनी शिपमेंट ही रोक दी। तो ये दिखाता है कि कैसे ट्रेड पॉलिसी और जियोपॉलिटिकल टेंशन सोने के फिजिकल फ्लो की दिशा को कितनी तेजी से बदल सकते हैं। ये एक तरह से सबूत है कि सोने के ग्लोबल पावर बैलेंस में शिफ्ट हो रहा है। बहाव पश्चिम से पूर्व की तरफ, खासकर एशिया की तरफ ज्यादा जा रहा है।
तो इन सब बातों का, इन सारे संकेतों और आंकड़ों का मतलब क्या निकालें? सोने का भविष्य कैसा दिख रहा है? क्या बड़े बैंक्स, बड़े एनालिस्ट कुछ ठोस अनुमान लगा रहे हैं? हाँ, कई बड़े नामी संस्थान सोने की कीमतों पर अपने अनुमान दे रहे हैं और ज्यादातर काफी बुलिश हैं, मतलब आशावादी लग रहे हैं। जैसे सिटी बैंक को ही ले लीजिए। हाँ, उन्होंने हाल ही में सोने के लिए अपने प्राइस फोरकास्ट, मतलब कीमत के अनुमान को और बढ़ा दिया है। उनका मानना है कि अगले 3 महीनों में सोना $3,800 प्रति औंस तक जा सकता है। पहले उनका अनुमान $3,600 का था। $3,800 प्रति औंस? ये तो काफी ऊंचा लक्ष्य है। इसके पीछे वो क्या कारण बता रहे हैं? सिटी बैंक 2 तरह के फैक्टर्स की बात कर रहा है। एक तो साइक्लिकल, मतलब जो अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव से जुड़े हैं, और दूसरे स्ट्रक्चरल, यानी जो ज्यादा बुनियादी और लंबे समय के हैं। अच्छा। साइक्लिकल में वो कह रहे हैं कि अमेरिकी जॉब मार्केट लगातार कमजोर दिख रहा है और टैरिफ्स की चिंताओं से अमेरिकी और ग्लोबल ग्रोथ पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। ये स्थितियां सोने के लिए अच्छी हैं। और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स कौन से हैं? स्ट्रक्चरल में वही बातें हैं जिन पर हमने पहले भी बात की। अमेरिका का बढ़ता फिस्कल डेफिसिट, मतलब राजकोषीय घाटा, डॉलर की ग्लोबल स्थिति पर सवाल और फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता पर चिंताएं। ये वो लंबे समय वाले फैक्टर्स हैं जो सोने को लगातार सपोर्ट दे रहे हैं। सिटी बैंक तो यहां तक कह रहा है कि अगर अमेरिका में स्टैगफ्लेशन आ गया, मतलब मंदी के साथ महंगाई, या फिर हार्ड लैंडिंग हुई इकोनॉमी की, हाँ, तो सोना $4,000 प्रति औंस भी छू सकता है। $4,000? हाँ, क्योंकि ऐसी हालत में फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें तेजी से घटानी पड़ सकती हैं और उससे सोने में निवेश की मांग और भी बढ़ जाएगी। $4,000? ये तो सच में बहुत ऊंचा लक्ष्य है। क्या दूसरे बैंक भी ऐसा ही सोच रहे हैं? एक और बड़ा नाम है ऑस्ट्रेलियन लेंडर ANZ ग्रुप। वो भी सोने को लेकर काफी पॉजिटिव हैं। उन्होंने भी इस साल के अंत के लिए अपना सोने का टारगेट बढ़ाकर $3,800 प्रति औंस कर दिया है। उन्होंने भी $3,800 कहा? हाँ, और उनका अनुमान है कि अगले साल जून तक कीमतें $4,000 प्रति औंस के आसपास पहुंच सकती हैं। अच्छा, तो ANZ भी $4,000 की बात कर रहा है। उनके क्या तर्क है इसके पीछे? ANZ 2 बातों पर खास जोर दे रहा है। एक तो सोने में मजबूत निवेश मांग और दूसरा सेंट्रल बैंकों द्वारा लगातार खरीदारी। हाँ, सेंट्रल बैंक वाला पॉइंट तो बहुत अहम है। बिल्कुल। उनका अनुमान है कि 2025 में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक कुल मिलाकर 900 से 950 मीट्रिक टन सोना खरीद सकते हैं। 950 टन? हाँ, और इसमें से करीब आधा, मतलब 485 से 500 टन साल के दूसरे हिस्से में ही खरीदा जा सकता है। और जैसे हमने पहले कहा, चीन का सेंट्रल बैंक तो अगस्त में लगातार 10वें महीने खरीदता रहा, तो ये ट्रेंड साफ दिख रहा है। ये भी सुना है कि ANZ ने चांदी के लिए भी अपना टारगेट बढ़ाया है। हाँ, अक्सर होता है कि जब सोना चढ़ता है तो चांदी भी पीछे पीछे चलती है। ANC ने साल के अंत के लिए चांदी का टारगेट भी बढ़ाकर $44.60 प्रति औंस कर दिया है। अच्छा। उनका मानना है कि सोने की बढ़ती कीमतें और ETFs, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के जरिए जो निवेश आएगा, उससे चांदी को भी फायदा होगा। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये साफ है कि कई ताकतवर चीजें एक साथ मिलकर सोने को इन रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंचा रही हैं। एक तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन और ट्रेड वॉर की चिंताएं, हाँ, दूसरी तरफ अमेरिकी इकोनॉमी की सेहत और डॉलर के भविष्य पर गहरे सवाल, और शायद सबसे बड़ा फैक्टर दुनिया भर के सेंट्रल बैंक, खासकर चीन का PBOC, लगातार सोना खरीद रहे हैं। निश्चित रूप से ये सब मिलकर सोने की इस असाधारण चमक की वजह बन रहे हैं। हाँ, और साथ ही हमें ये दिलचस्प विरोधाभास भी याद रखना होगा। चीन जैसे सबसे बड़े बाजार में फिजिकल डिमांड थोड़ी ठंडी है, बिल्कुल, जबकि भारत जैसे दूसरे बड़े बाजार और बाकी एशिया में मांग या तो स्थिर है या बढ़ रही है। और स्विट्जरलैंड के एक्सपोर्ट आंकड़े भी बता रहे हैं कि सोने का बहाव बदल रहा है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, खासकर एशिया की तरफ। सही कहा। ये सारे पहलू मिलकर एक बहुत ही जटिल तस्वीर बना रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स सोने को ऐसी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए, भविष्य में ये जो जाने पहचाने फैक्टर्स हैं, जियोपॉलिटिक्स, अमेरिकी इकोनॉमी, सेंट्रल बैंक की खरीदारी, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा असर डालेगा? या फिर क्या इनका कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा, कोई ऐसी नई चीज सामने आएगी जो सोने की दिशा तय करने में सबसे निर्णायक होगी? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। एक जरूरी बात, ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। बने रहिए हमारे साथ हर बड़ी कमोडिटी खबर के लिए, सिर्फ कमोडिटी अपडेट्स पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाएं
ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद।